कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये क्या कहता है, करंट आई फ्लोज इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद ए क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। कि लेट से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये कहना चाहता है कि एक होलो सिलेंडर आप अज्यूम करो कि एक सिलेंडर है, उसको मैं बीच में से कट कर देता हूँ और ये होलो है, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा कि इसकी कुछ ऐसे लेंथ होगी और ये इसका सरफेस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि हर जो भी इसका सरफेस है सिर्फ सरफेस पे ही करंट मूव करेगा, तो इसके हर सरफेस से जो भी करंट मूव कर रहा है वैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो सरफेस है, सरफेस से ऐसे करंट ऊपर की तरफ ऐसे चलता जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इसके हर पॉइंट पे जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे अपवर्ड है और जो करंट मूव कर रहा है वो आई मूव कर रहा है। ये जो अगर ऊपर से इसको देखेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ऊपर से देखेंगे तो एक रिंग की तरह नज़र आएगा, और वैसे जो भी सिलेंडर का जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब इन्फानाइट हम सिलेंडर मान सकते हैं इसको। तो ये इन्फानाइट हाफ होलो सिलेंडर है जिसमें करंट मूव कर रहा है। तो ओ पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं कि जो भी ये सिलेंडर है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से एक ऐसे एक स्ट्रिप कट कर सकते हैं। इस स्ट्रिप की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप कट करोगे, छोटे से स्ट्रिप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्ट्रिप कट करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ऐसे करके छोटे छोटे जो भी स्ट्रिप्स बनते जाएंगे, या जो स्ट्रिप बनेगा वो इन्फानाइट लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेंगे। तो वो इन्फानाइट लॉन्ग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देन उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इसका बेसिक अप्रोच है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वायर है, ये जो सिलेंडर था, इसको यहाँ हमने बनाया। हमने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया। छोटा सा एलिमेंट कैसे बनेगा कि यहाँ पर हमने थीटा पे जाके यहाँ से स्टार्ट किया, तो ऐसे थीटा पे घूम के एक छोटा सा एलिमेंट बनाया डी थीटा का। तो थीटा पे जाके एक छोटा सा ये वाला एलिमेंट हमने बनाया डी थीटा। ठीक है, पूरे सिलेंडर में करंट आई जा रहा है, तो इस छोटे से पार्ट में करंट कितना चले जाएगा, डी आई। इस करंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें है क्या कि करंट ऐसे ऊपर है, ठीक है, करंट ऐसे ऊपर है और जो पॉइंट है वो इसके यहाँ लाई करता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, करंट ऊपर, पॉइंट ऐसे कहीं नीचे ऐसे है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आया, इधर। ठीक है, ऐसे। तो इस वाले सेगमेंट की वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इसके ऐसे चले जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना, डी। ये और ये टोटल एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। हमने इसको थीटा बोला है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें डी को इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैं डी को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। डी को देखो, जैसे जैसे हम एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे डी का भी डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। कि हम अगर मैं ये वाला एलिमेंट यहाँ सिलेक्ट कर लूँ तो डी ऐसे आएगा, ये वाला एलिमेंट ऐसे घूमता चले जाएगा तो डी भी ऐसे घूमता हुआ चले जाएगा। तो जैसे जैसे मैं एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे डी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। तो मैं इसको एक्स डायरेक्शन में रिजोल्व करूँगा और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करूँगा। तो इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो ओवरऑल ये कुछ ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन और ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन। तो डी का जो एक्स कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा डी बी कॉस थीटा, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा डी बी साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करेंगे और वाई कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले डी की वैल्यू लिख लेते हैं। डी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, डी आई चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितना हो गया, हाफ रिंग का जो लेंथ होता है पाई आर होता है। तो पाई आर लेंथ पे करंट आई मूव कर रहा है, तो इस छोटे से पार्ट पे करंट कितना मूव करेगा, डी आई। अच्छा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आर, ये एंगल है डी थीटा। तो जो इसका लेंथ हो जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आर डी थीटा। तो ठीक है, हम डी आई कैसे लिख सकते हैं, करंट इन एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, डी आई ये कितना हो जाएगा, टोटल करंट आई डिवाइड बाय टोटल करंट बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर, इनटू इस वाला
जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका लेंथ आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो जो डी आई आ गया वो आ गया, आर से आर कट गया, आई बाय पाई इंटू डी थीटा। तो इस डी आई की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बना आर डिस्टेंस पे जाके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो ठीक है, हमने जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखा डी बी, वो कितना लिखा म्यू नॉट, करंट हो गया डी आई डिवाइड बाय 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आर। तो जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया ये आया म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू डी आई की वैल्यू हो गया आई डिवाइड बाई पाई आर इन आई डिवाइड बाई, इसको पाई लिख लेते हैं, आई डिवाइड बाई पाई इंटू डी थीटा। तो जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया डी बी, ये कितना आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वेयर आर और ये डी थीटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको x में इंटीग्रेट करना है और y में इंटीग्रेट करना है। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं x कंपोनेंट लिखूं, x डायरेक्शन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स ये लिखा जाएगा इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल डी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो ये डी बी की वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वेयर आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसमें देखो म्यू नॉट आई ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो डी एक्स विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वेयर आर, ठीक है, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा अब देखो ये इसका लिमिट हमें लगाना है, तो ये लिमिट किस पे आएगा, थीटा पे ही लिमिट आ रहा है। तो पहले स्ट्रिप यहाँ कट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर घूमते घूमते एलिमेंट यहाँ कट होगा। तो अगर पहला एलिमेंट यहाँ लेंगे तो एंगल कितना बनेगा 0, अगर एलिमेंट यहाँ लेंगे तो एंगल बनेगा पाई। तो जो लिमिट आया वो आया 0 से पाई। कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वेयर आर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, लिमिट हो गया 0 से पाई। तो बी एक्स हमने ऐसे लिखा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वेयर आर इंटू साइन पाई माइनस साइन ज़ीरो, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ओवरऑल जो बी एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर हमें वाई डायरेक्शन सोल्व करना है तो वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वाई डायरेक्शन। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। अगेन नेट मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी इंटीग्रल डी वी साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल डी बी की जगह हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वेयर आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो जो बी वाई हो गया ये कांस्टेंट म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वेयर आर। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने ये पूरा बाहर आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट कितनी हो गई 0 से पाई। तो सेम लिमिट जाएगा 0 से पाई। तो देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वेयर आर माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो जो बी वाई आया ये देखो कितना आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वेयर आर इंटू माइनस कोस पाई होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 1, ये बीच वाला माइनस। ठीक है, और cos 0 होता है 1, तो ये चल जाएगा -1। तो पूरा फैक्टर हो गया ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इससे जो बी वाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 से ये फिर ये 2 कट जाएगा
तो म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वेयर आर। तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया बी एक्स, ये हो गया बी वाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी बी नेट एट ओ विल बी, सिर्फ बी एक्स तो ज़ीरो हो गया और बी वाई आया ये, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वेयर आर। इस लेक्चर में हम आज सीखेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ होता था, वैसे ही मैग्नेटिज्म में हम यूज़ करते हैं एक एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed planar loop is equal to mu naught times the total current enclosed by the loop। तो ये कहना चाहता है कि अगर हम किसी भी कोई भी एक प्लेनर लूप हम सिलेक्ट करें, किसी भी शेप का हो सकता है वो, उसके ऊपर हम क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करें। डीएल वेक्टर तो हो गया कि छोटा सा एलिमेंट हो गया अलोंग द लेंथ, एंड जो बी हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इन दोनों का अगर हम लाइन इंटीग्रल करें बी डॉट डी एल, उसको किसी भी क्लोज लूप पे अगर लाइन इंटीग्रल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हम ऐसा ले सकते हैं कि लेट्स से ऐसे हमारे पास तीन करंट हैं कि एक करंट में इसको बोल देता हूँ कि एक वाला करंट हो गया I1। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा करंट बोल देते हैं, ये करंट हो गया I2, और यहाँ पर ये तीसरा करंट हो गया I3। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस वाले रीजन में इन सभी करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक क्लोज प्लेनर लूप हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने एक क्लोज प्लेनर लूप बनाया कि लेट से मुझे इन वाले पॉइंट पे जहाँ जहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ मैं एक लूप बनाऊँगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक आर्बिट्रेरी किसी भी शेप का एक मैं लूप बनाऊँगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। जैसे वहाँ पे गॉसियन सरफेस होता था, ये क्या है, एक लूप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरियन लूप। और ये किसी भी शेप का हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि मुझे यहाँ पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल करना है। तो सबसे पहले जो मैंने लूप डिसाइड किया, ये जो लूप बनाया, इसके अंदर मैं इसका डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ। या तो ये इसका डायरेक्शन ऐसे हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो डायरेक्शन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से मैंने इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो ऐसे एज्यूम कर लिया कि इस वाले जो ये लूप है इसका डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, कि मैं जब भी लाइन इंटीग्रल करूँगा मैं ऐसे चलूँगा इसके ऊपर। तो मैंने लेट्स से इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने लूप का डायरेक्शन बोला। तो मुझे क्या करना है कि इस वाले पॉइंट पे हम इनका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं। तो इसका लाइन इंटीग्रल कैसे करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर मैं इसका डी एल वेक्टर बनाऊँ तो इसका डी एल वेक्टर मान लेते हैं, ये वाला इसका डी एल वेक्टर हो गया। जब लूप ऐसे चलेगा तो जो डी एल वेक्टर है वो इसके टेंजेंशियली ऐसे जाएगा। तो ये जो चीज़ हो गया ये इसका डी एल वेक्टर हो गया। ठीक है, और लेट से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। तो मैं क्या करता हूँ कि बी डॉटेड विद डी एल, और ये जो बी डॉटेड विद डी एल होगा ये पूरे लूप के ऊपर इंटीग्रल हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, जिसमें आई एनक्लोज का मतलब होता है कि दिस इज़ द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप के अंदर जो भी करंट होगा वो लिए जाएंगे। जैसे इसमें तीन करंट है इस केस में, I1, I2 और I3। तो लूप के अंदर सिर्फ दो ही करंट है, I1 और I2। तो जब मैं यहाँ पर आई एनक्लोज लिखूँगा उसमें I3 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं हम। तो देखो मैंने अगर लूप का डायरेक्शन ये माना
ठीक है। तो मतलब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसे इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं बी डॉट डी एल को भी कैसे अज्यूम करूँगा कि ये भी ऐसे ही रहेगा कि अगर मैं इसको लिखता हूँ बी डॉट डी एल इंटू आई एनक्लोज। अब एक करंट तो बाहर निकल रहा है, जैसे ये वाला जो करंट है वो ऐसे है और ये वाला करंट है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये दोनों करंट्स क्या होंगे, माइनस होंगे। तो या तो आई वन माइनस आई टू लिख सकते हो या आई टू माइनस आई वन लिख सकते हो। अब दोनों में से क्या लिखेंगे, ये लूप का डायरेक्शन आपको सजेस्ट करेगा। देखो इसमें एल एच एस पॉजिटिव बनाएं तो आर एच एस भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, डी एल वैक्टर इधर लिया, बी का जो भी डॉटेड विद करेंगे, इसका जब डॉट करेंगे तो ये छोटा सा एंगल ये वाले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इसको इसके साथ डॉट करते हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव है, तो ये वाला क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं लूप में अगर ऐसे मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है लूप में अगर ऐसे जा रहे हैं तो जो भी ये वाला डायरेक्शन आया इसको हमने कैसा बोला है, पॉजिटिव बोला है। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए आई वन करंट को हमें पॉजिटिव मानना चाहिए और आई टू करंट को नेगेटिव। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर इसके लिए अगर हम लिखें तो वो क्या बनेगा, इंटीग्रल, ठीक है, बी डॉटेड विद डी एल, बी डॉटेड विद डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब मुझे लिखना है नेट करंट। नेट करंट कितना लिखेंगे, जो भी करंट एनक्लोज्ड होगा वो लिखा जाएगा। तो आई थ्री करंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आई वन और आई टू। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब लूप अगर हमने ऐसे माना है तो फिर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो आई वन को पॉजिटिव और आई टू को नेगेटिव। तो ओवरऑल कैसे लिखा इसको, आई वन माइनस आई टू। ठीक है, तो ये इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ ऐसा लिखा गया। तो हर पॉइंट पे बी लिखते जाएंगे, हर पॉइंट पे डी एल लिखते जाएंगे और सबका क्या करते जाएंगे, बी डॉट डी एल करते जाएंगे, लाइन इंटीग्रल कर देंगे इस पूरे लूप के ऊपर। अब इसमें जो बात है वो क्या है कि जब हमने ये वाला लॉ लिखा, ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए था, बी जो थी वो नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आई थ्री भी बनाएगा, आई वन और आई टू सब करंट मिलके बनाएंगे। तो ओवरऑल ये वाला लॉ जब लिखा गया तो इसमें जो आई एनक्लोज है वो तो क्या है, ओनली द करंट विच इज़ एनक्लोज्ड बाय द लूप। जैसे इस वाले केस में क्या हो गया, आई वन माइनस आई टू, आई थ्री को नहीं लिखा है। और जो बी आता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है ड्यू टू ऑल द करंट्स विच आर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द लूप। कि यहाँ पर जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी बी, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा आई वन, आई टू और आई थ्री तीनों के वजह से। ऐसा नहीं है कि अगर लूप के अंदर आई वन और आई टू करंट है तो सिर्फ इन दोनों की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आई थ्री भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये सभी करंट्स की वजह से बनेगी, लेकिन आई एनक्लोज लिखा जाएगा सिर्फ अंदर वाले करंट्स, लूप के अंदर वाले करंट। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज़ ऑलवेज वैलिड इन ऑल द केसेस वेदर सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक केसेस। चाहे कैसे भी केस आए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ हमेशा यूज़ कर सकते हैं। हर केस में एम्पियर सर्कुलर लॉ हर केस में एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड होता है। लेकिन इसको सोल्व करना, इस लाइन इंटीग्रल को सोल्व करना हमेशा इतना ईजी नहीं होता। कुछ कुछ केसेस में ईजी हो जाएगा और कुछ केसेस में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ईजी कब हो जाता है, जब ये हाईली सिमेट्रिकल केसेस होते हैं, कि बहुत ही हाईली सिमेट्रिकल केस होंगे तो क्या होंगे कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लूप ही ऐसा सिलेक्ट कर लें कि जहाँ पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट सेम है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट आएगा और वो इसको हम बाहर ले सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार अपना डायरेक्शन भी चेंज करता रहेगा या अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता रहेगा तो हमें हर पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, उसका लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ये इंटीग्रल सोल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। और ये कब हो जाएगा, जब ये हाईली सिमेट्रिकल केस होता है। हाईली सिमेट्रिकल केस में लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहता है, तो ये वाला टर्म कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हाईली सिमेट्रिकल केसेस कैसे हो गए, जैसे इन्फाइनाइट स्ट्रेट वायर हो गया, हाईली सिमेट्रिकल केस है। इन्फाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड हो गए, टोरॉइड हो गए, तो इनके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन फाइनाइट वायर के अंदर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। लेकिन फाइनाइट वायर में भी एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ इज़ ऑलवेज वैलिड इन ऑल द केसेस, सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक केसेस, बट इट इज़ यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाईली सिमेट्रिक केसेस ओनली। ताकि ये वाला जो इंटीग्रल होता है इसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ करते हैं हम सबसे पहले एक लूप बनाते हैं। उसके बाद हम एक ऐसा लूप बनाना चाहेंगे जिसका
ये इंटीग्रल हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले वैसा लूप डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, लूप बनाने के बाद हम इसमें कोई भी लूप का एक डायरेक्शन लेंगे कि dl को हमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाना है या क्लॉकवाइज चलाना है। तो कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। इस डायरेक्शन के हिसाब से लिखा जाएगा जो करंट आएंगे उनमें से पॉजिटिव करंट किसको बोलना है और नेगेटिव किसको बोलना है। जो लूप का डायरेक्शन होगा वो करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेगा कि अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, और लूप अगर ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज चलेगा तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो। ठीक है, तो चलो इसका हम एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं अब। चलो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट स्ट्रेट वायर। एक इन्फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं डीप डिस्टेंस पे जाके। हमने पहले पढ़ा हुआ है स्ट्रेट वायर का, जो इन्फाइनाइट स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता था, म्यू नॉट आई बाई डी डिस्टेंस पे आता था 2πd। ये हमें पहले से ही पता है कि हमने स्ट्रेट वायर के लिए बायो सावर्ट लॉ यूज़ करके हमने इसको फाइंड आउट किया था। ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये बायो सावर्ट लॉ से हमने निकाला था। चलो इसको हम यहाँ यूज़ करते हैं कि लेट से ये एक इनफाइनाइट वायर है और इसमें करंट ऐसे आई बह रहा है और मुझे क्या करना है, डी पॉइंट पे जाके मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो अगर मैं इसको ऐसे टॉप व्यू देखेंगे इसका, तो जो करंट है वो मुझे ऐसे अपनी तरफ आते हुए नज़र आएगा। तो मैंने इसको कैसे बनाया है, मैंने इसको ऐसे डॉट में शो किया है। अब मुझे क्या करना है, डी पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ इसके लिए वैलिड है कि नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ इसके लिए वैलिड तो हो गई, चाहे वो फाइनाइट केस हो चाहे इनफाइनाइट केस हो, हमेशा वैलिड होता है। अब ये देखना है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे क्या। तो हम लूप पहले डिसाइड करते हैं इसका लूप कैसा बनाए। तो चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, लेकिन ये कैसा है, ये इनफाइनाइट वायर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके कि अगर करंट ऐसे है तो डी पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है डी डिस्टेंस पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पर मान लेता हूँ बी है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले पॉइंट पे देखता हूँ, यहाँ से डी डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा कि करंट इधर है, पॉइंट इधर है। ठीक है, तो पाम इधर आया, तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक इधर आएगा। ठीक है, और डी डिस्टेंस पे यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो डी डिस्टेंस पे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बी होना चाहिए लॉजिक से, क्योंकि कैसे इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँ तो इसके बिल्कुल यहाँ पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा कि करंट इधर है, पॉइंट इधर, पाम नीचे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो करंट ऐसे है, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा। तो ऐसे करके अगर हम हर एक पॉइंट डी पॉइंट को जोड़ते हुए चलें कि जितने भी डी डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो वह कैसा बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप सा बन जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसे हर डी पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल के हमें कैसा पता चला कि अगर हम लूप के ऊपर ऐसे जाएं कि अगर हम डी रेडियस का एक सर्कुलर लूप हम लें तो इसके हर पॉइंट पे यहाँ पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी ही होगा। तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा ताकि उसका इंटीग्रल हम सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखें तो ये हो जाएगा। ऐसे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे बी बनता जाएगा, डायरेक्शन हो गया और ये बी हो गया। तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो हमने जो भी एम्पेरियन लूप लिया वो कैसा लिया, एक सर्कुलर लूप लिया है जिसका रेडियस कितना है, डी है। अच्छा, अब हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो लूप है उसका डायरेक्शन डिसाइड कर लो। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है उसी डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, हम डी लिख सकते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, सेम डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, इजी पड़ता है सेम डायरेक्शन में। तो मैंने क्या किया कि जो इसका डीएल वेक्टर है, यहाँ पे जो इसका डीएल वेक्टर होगा, ये डीएल वेक्टर को भी मैंने ऐसे ही ले लिया। तो ये इसका डीएल वेक्टर हो गया, यहाँ पर इसका डीएल वेक्टर भी यही हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका डीएल वेक्टर देखें
तो डीएल वेक्टर यही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है वो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक, कि लूप ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही घूम रही है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। वो क्या कहता है, ओवर ए क्लोज लूप बी वेक्टर डॉटेड विद डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, हमने देखो लूप ऐसे लिया है, ठीक है, इसको चलो लिखते हैं इंटीग्रल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल मैंने बोल दिया थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो मैंने लूप का डायरेक्शन ये माना है, तो लूप ऐसे घूम रहा है, तो इसके हिसाब से ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो ये आई जो करंट आएगा ये कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने इसको कैसे लिखा, मल्टीप्लाई आई। अब मैंने क्या किया, ये देखा कि हर पॉइंट पे, अब जब मुझे इसको सोल्व करना है तो ये देखा जाएगा कि हर पॉइंट पे, यहाँ पर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल से बाहर लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, डीएल वेक्टर का तो इंटीग्रल होता ही आएगा। कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी। तो हर पॉइंट पे, ये यहाँ लिख सकते हो, हर पॉइंट पे बी वेक्टर इज पैरेलल विद डीएल वेक्टर। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे बी वेक्टर डीएल वेक्टर पैरेलल है। तो इसका मतलब है जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जो कॉस थीटा है ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इंटीग्रल बी का मैग्नीट्यूड डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये जो b है वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर ले गए। ठीक है, इंटीग्रल ओवर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो जो डीएल वेक्टर है, मतलब ये कहना चाहता है कि जो भी ये छोटे छोटे डीएल वेक्टर है ये जुड़ते हुए जाएंगे। तो इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इन सबको जोड़ते हुए जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो इसका जो लिमिट गया वो कितना गया, 0 से लेकर 2 पाई डी तक गया, कि सारे के सारे डीएल वेक्टर जुड़ते हुए जाएंगे पूरे के पूरे क्लोज लूप पे। तो जो इसका सरकमफ्रेंस बनेगा वही डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन हो गया। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। वो तो हमें पहले से भी पता था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी आएगा। मतलब जो भी हमने एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ किया है वो एकदम करेक्ट है। इसमें हमेशा ऐसे ही करते हुए जाना है कि जो भी करंट का सिनेरियो होगा उसके वजह से सबसे पहले ये देखेंगे कि लूप ऐसा डिसाइड करना है कि लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ताकि वो क्या आ जाता है, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो हमें बाकी जो इंटीग्रल बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएल वेक्टर पे बचेगा, तो उसको सोल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो बी को ऐसा ही लेना है कि मतलब लूप को ऐसे डिसाइड करना है जिसमें बी कांस्टेंट हो। उसके बाद लूप का कोई भी एक डायरेक्शन मानो। अच्छा ये रहता है कि जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर घूमता जाएगा, चलता जाएगा, उसी डायरेक्शन को लूप का डायरेक्शन बोल दो, ताकि बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, वो बी डॉट डी एल बी इंटू डी एल ही हो जाएगा, ताकि कॉस थीटा हट के कितना हो जाए, 1 हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर कॉस 180 डिग्री लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा। ऐसे ही अगर मैं लूप का डायरेक्शन ये मान लेता तो मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे वाला होता, जबकि करंट ऊपर में आता। तो यहाँ पर आई की जगह कितना लिखते हैं, माइनस आई। तो यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव कैंसिल हो जाता, तब भी वही इफेक्ट आता। तो हमारा सेकंड स्टेप होता है कि लूप का डायरेक्शन डिसाइड करना। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे।